Mass and felt by our sense organ is called matter. क्वेश्चन था व्हाट इज मैटर? तो क्या बोला आपने? सर जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसके पास वो कुछ उसके पास वॉल्यूम हो. वॉल्यूम स्पेस बोली, चलिए स्पेस. यस सर, उसका कुछ मास हो, मास है. इज कॉल्ड मैटर. सही आपने बात सही कहा है, लेकिन इसमें से एक और चीज ऐड कर सकते हैं हम लोग कि which can be feel by which can be feel our sense organ. by of any of our sense organ. तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो इस चैप्टर का नहीं है, ये तो फर्स्ट चैप्टर में आपका होगा. तो जब साइंटिस्ट लोग पता किया कि इस मैटर को हम लोग कितना डिवाइड कर सकते हैं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको देखा. तो मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जब इसको ऐसा यूनिट जो जैसे मान लो सिंपल एक चौक ले लो, सिंपल सा एक चौक लो. इस चौक को तुम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में इसको तुम तोड़ते जाओ, और तोड़ते जाओगे तो कहीं एक ऐसा टाइम आएगा ना कि जो वो इंडिविजुअल रहेगा और वो डिवाइड नहीं कर सकते उसको, और उसको डिवाइड इंडिविजुअल रहेगा. तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम लोग बोलते हैं एटम. ठीक है. तो एटम को लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे थ्योरी दिए. तो उसमें जो बहुत सारे एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट भी थे बहुत सारे, तो इसमें तो मैं नहीं जाऊँगा. सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें से एक साइंटिस्ट रहे थे वो डाल्टन साहब थे. इन्होंने कुछ 4-5 पोस्टुलेट दिए थे, उसी के बेसिस पे और फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ और पता लगा कि तो एक आपको मैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझने के लिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो लॉ आया था, तो दो लॉ को हम समझते हैं. फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास. फॉर एग्जांपल कोई भी एक केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, कोई भी मान लीजिए कि छोटा सा केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं Mg प्लस हाफ O2 इक्वल टू MgO. Mg इसको बोलते हैं मैग्नीशियम. ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा इधर मैग्नीशियम का एक अभी कॉन्सेप्ट आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग. आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम का मास जो होता है वो 24 होता है, 24U. आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग. ऑक्सीजन का मास होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास होता है 32. उसका हाफ है 32 का हाफ कितना हो जाएगा 16. दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 24 प्लस 16 कितना हो 40. अब इधर जोड़िए, इधर यहाँ पे इधर कितना मास हो गया, Mg का मास कितना है यहाँ पे 24, और एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 16, तो कितना 40. इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये फर्स्ट लॉ है. दूसरा लॉ, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में इससे हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं. इंटरप्रिटेशन ये है कि इन ए केमिकल रिएक्शन मास neither can be created nor can be destroyed. तो ये हो गया आपका फर्स्ट
केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ। दूसरा लॉ जो दिया गया था वो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन था। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का कहना था कि कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है, कोई भी एक कंपाउंड जो है वो दो या टू और मोर एलिमेंट से बना होता है। ये एलिमेंट क्या होता है ये बताएंगे। टू और मोर एलिमेंट से बना होता है। तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट का जो रेशियो रहेगा वो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट का रेशियो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल H2O का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आता है। आप लोगों को पहला समझ में आया? हेलो, यस बोलिए। सर। पहला जो आपको समझाया मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझ में आया? यस सर। दूसरा मैं आपको बता, तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए वाटर आप कहीं से भी वाटर लीजिए, मान लीजिए कि आप वाटर रेन वाटर लीजिए या फिर टैप वाटर लीजिए, फिर पॉन्ड वाटर लीजिए, कहीं भी लीजिए, तो वो वाटर का फॉर्मूला यही रहेगा। और उस वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास पता है किसको? यस सर। 1 1 U। यस सर 1 U। और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का 16। तो इसमें 1 U, तो 1 U into 2 होगा। यस सर। तो 2:16, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1:8। ठीक है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आप वाटर किसी भी सोर्स से लीजिए, तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा वो हमेशा 1:8 रहेगा। समझे? बोलिए आप लोग समझे कि नहीं? यस सर। ये जो लॉ है, इस लॉ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फिर लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन इन ए केमिकल कंपाउंड, the ratio of elements are definite irrespective of the source। ये हो गया दूसरा आपका लॉ। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। इन रिएक्शन 5 क्वेश्चन, आपको एनसीईआरटी का बुक है क्या 9th का? है किसी आसपास अभी? 9th का सर? हाँ 9th का नहीं सर, 9th नहीं है। 9th का नहीं है अब, नहीं है। तो यही मतलब क्वेश्चन है, सिंपल सा मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। इन a reaction 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, मतलब आपको नाम से डरना नहीं है, बस उसमें लिखता हूँ सोडियम कार्बोनेट कितना ग्राम है? 5.3। ठीक है, रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड, इसका कितना मास है? 6 ग्राम। अब ये रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट में क्या बनता है? प्रोडक्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके बाद वाटर बनता है, प्लस सोडियम इथेनोएट बनता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो दिया हुआ है 2.2 ग्राम, वाटर का जो मास दिया हुआ है वो 0.9 ग्राम, और सोडियम इथेनोएट का जो मास दिया हुआ है 8.2 ग्राम। तो हमें ये बताइए कि कौन कौन है अभी? सालिक, मारिया, जोया, ये बताइए जो है ये इसको रिएक्शन, जो ये दो पहले रिएक्शन क्या है, रिएक्ट किया है,
ये हुआ, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है? 5.3 प्लस 6 ग्राम कितना होगा? 11.3 ग्राम। 11.3 ग्राम। तो ये किसका मास हो गया? जी रिएक्टेंट का मास। प्रोडक्ट का मास बताइए। प्रोडक्ट का मास ऐड कीजिए। 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2 कितना होता है? मारिया बताइए कितना हो? 7.3। 7.3। इसका मतलब क्या हुआ? जो मास रिएक्टेंट में था वो मास प्रोडक्ट में भी। सालिक, यस सर। जो मास रिएक्टेंट में था वो वही मास प्रोडक्ट में है कि नहीं? यस सर। ये कौन सा लॉ को प्रूफ कर रहा है? वो ऊपर वाला, मतलब केमिकल रिएक्शन में मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, तो इस लॉ को क्या, मारिया, इस लॉ को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन में पढ़ता हूँ अभी। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन ए रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। बोलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंबाइन करता है कितना में? 1:8 में। मतलब इसका अगर 1 ग्राम है तो इसका 8 ग्राम होगा। ठीक है। टू फॉर्म वाटर, वाटर फॉर्म करने के लिए 1:8 के इसमें ये रिएक्ट करता है, वाटर बनाता है। तो बोलता है, क्वेश्चन है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन शुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसका अगर 8 बोलता है कि हम क्या क्या बोले कि 1:8 के इसमें ये रिएक्ट कर रहा है। अगर 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन रहेगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये अगर 3 ग्राम, ये अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन, तो ये कितना ऑक्सीजन कितना होगा? बताइए तालिक। 24। 24। ये किससे निकला? 1:8 है तो ये 3:x होगा। यस सर। तो 1/8 3/x, x इज इक्वल टू 8 into 3 24। ठीक है। यस क्लियर? सर। क्लियर है? ये समझ में आया यस सर। मारिया? यस सर। अब बात उठी कि हम लोग ये तो बात की केमिकल रिएक्शन का और कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का बात की। तो हम लोग अब बात करते हैं कि थोड़ा सा एटम पे डीप डिस्कशन करते हैं। एटम, तो जैसे कि मान लो कि एक बिल्डिंग है, मान लो। तो एक बिल्डिंग जो मान लो कि एक बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग किस, मान लो कि उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ होगा वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या रहा होगा? बिल्डिंग ब्लॉक जो रहा होगा कोई बिल्डिंग का, ओके, रहा होगा ब्रिक्स। इसी तरह से कोई भी जो मैटर है, कोई मैटर मान लीजिए मैटर है, अगर इसी का बिल्डिंग ब्लॉक जो है, तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसी को बोलते हैं हम लोग एटम। तो अब आपको एक थोड़ा सा रियलाइज करने के लिए कि एटम की साइज कितनी होती है, एटम कितना छोटा होता है। आप सिंपल सा एक जो मान लीजिए कि ये उसकी मान लो कि एक एटम है, छोटा सा एटम। ये तुमको बस अभी साइज में बड़ा दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक तुम्हारा कोई बहुत बड़ा बॉल है। इसकी लंबाई, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 1 मीटर का। कितना का है? 1 मीटर। 1 मीटर का है। तुमको हम ये अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि इस 1 मीटर को अगर 10 के पावर 10 भाग में अगर बांट दोगे, 10 के पावर 5 क्या बोलते हैं? 1 लाख बोलते हैं। 10 के पावर 6 क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। मारिया, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 को क्या बोलेंगे? वो बोल सकते हैं ना 1 मिलियन, 10 लाख। यस।
तो अब तुम इस बात का अंदाजा लगाओ कि इस 1 मीटर को तुम अगर 10 के पावर 10 मतलब 10 लाख 10 10 लाख 10 लाख इंटू 5 लाख इतना पार्ट में 10 लाख मतलब 1 लाख इंटू 1 लाख इतना पार्ट में अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो उसकी रेडियस उतना उतना होता है। मतलब कि 1 मीटर को अगर 10 के पावर 10 पार्ट्स में डिवाइड किए तो एक पार्ट जो रहेगा उतना छोटा होता है रेडियस। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सिंपल माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर होगा तब तुम उससे कोई अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा उससे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कोई एटम का कि साइज, कोई एटम का रेडियस, कोई एटम को अगर तुमको देखना होगा तो तुमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा। ये तुमको हम रियलाइज कराए कि एटम जो है कितना छोटा होता है। तो फिर अब बात उठती है कि अब टोटल जो एटम जो है, एटम को सिंबल दिया गया स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट लोग कुछ किया तो 20-30 टाइप का एलिमेंट फाउंड हुआ। तो हर एलिमेंट का अपना एक अलग यूनिक एटम होता है। फॉर एग्जांपल अभी तुम लोग को एटॉमिक नंबर अगर पीरियोडिक टेबल किसको याद है तो 20 तक। हेलो, यस सर। किसी को याद है पीरियोडिक टेबल 20 तक? यस सर। बोलो क्या? यस सर। बोलो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बेरिलियम, बोरॉन। उसके बाद तो क्या फ्लोरीन। तो फ्लोरीन, नियोन। तो इस तरह से टोटल जो है लगभग 118 एलिमेंट्स है। तो सब एलिमेंट का को अब सिंबलाइज किया गया। जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को सिंबल दिया गया H, हीलियम को दिया गया He, लिथियम को दिया गया Li। इस तरह से सिंबल वो तुम्हारा सिंबल दिया गया इस तरह से। बाकी एलिमेंट जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का सिंबल है O, लेकिन वही मान लो सिंबल तुम मान लो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? एल एटॉमिक नंबर कितना है एल्यूमिनियम? 13। 13। एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो Al है। तो ये यहाँ पे जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है, तुमको कोई कंपटीशन नहीं पूछ सकता है कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, दूसरा लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। ये ध्यान रखना। जब भी अगर सेम एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल तो मान लो कोबाल्ट का क्या होगा सिंबल? CO। CO, छोटा O होगा। क्या होगा? C और छोटा O। ये C कैपिटल O स्मॉल। वहीं पे तुम अगर मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है तो फॉर्मूला होता है CO। तुम अगर इसको भी बढ़ा दो यहीं बढ़ा दो तो इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा ना। तो ये C और कैपिटल C स्मॉल O कोबाल्ट कैपिटल, दोनों कैपिटल कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए इस बात को भी यहाँ पे तो 9th लेवल पे ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हारा एंट्रेंस में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CO एंड CO। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसका नाम तुमको लगेगा कि टोटल उल्टा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आयरन का सिंबल है Fe। तो अब तुमको लगना चाहिए कि आयरन का सिंबल I होना चाहिए। तो कुछ ऐसे 10-11 एलिमेंट हैं जिनका सिंबल उनके लैटिन नेम पे दिया गया। फॉर एग्जांपल इसमें से आयरन है, आयरन का लैटिन नेम है फेरिक। अगर +2 में रहेगा चार्ज तो फेरस, अगर +3 में रहा तो फेरिक। उसका सिंबल
इसका सिंबल हम लोग लिखते हैं Fe। इसी तरह से सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? जी Ag। गोल्ड का EU Au। और बताओ 3-4 एलिमेंट फॉरेन लैटिन नेम से स्टार्ट हुआ है, लैटिन नेम के बेसिस पे दिया गया। बोलो। सोडियम सोडियम का सिंबल Na Na। पोटेशियम K पोटासियम K। और टंगस्टन सर, टंगस्टन क्या है सिंबल? टंगस्टन का सिंबल W। W, यस हाँ W। इस तरह से कुछ है, टोटल 11 एलिमेंट है दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है तुम्हारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो कॉन्सेप्ट है वो, क्योंकि अब तुमको हम ये पहले रियलाइज कराए कि एटम कितना छोटा होता है, तो इसका मतलब इसका मास भी बहुत छोटा होगा। तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग मास का बात करते हैं AMU में, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है? अब इसका स्टैंडर्ड, इसका जो रेफरेंस, मास का जो रेफरेंस माना गया, मास का जो रेफरेंस माना गया वो माना गया कार्बन एटम। कार्बन एटम का मास जो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ये तुम थोड़ा अभी समझा रहे हैं, थोड़ा समझ में नहीं आ सकता स्टार्टिंग में। फॉर एग्जांपल मान लो कि कार्बन एटम का मास कितना होता है, बताओ कोई? 12 होता है कार्बन 12 कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU। ठीक है, तो इस एटम का 1/12 जो मास रहेगा, कार्बन कार्बन एटम का मास मान लो कि 12, तो बाद में पता चला ना कि पहले कॉन्सेप्ट जो AMU का, पहले कार्बन एटम का मास पता होगा तब तो पहले कार्बन एटम का मास पता करना है, तब कार्बन एटम से ड्राइव हुआ है AMU का कॉन्सेप्ट। तो पहले हम मानते हैं कि लेट अस सपोज का कोई मास है, कुछ x मास है, ठीक है ठीक है। तो इसका जो मास है उसका 12 पार्ट जो है, उसको जब तुम 12 से डिवाइड कर दोगे, जब इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो जो मास बनेगा वो होगा 1 AMU। क्या होगा? 1 AMU। ठीक है, इसका मतलब इसका मास कितना होगा, कार्बन का मास कितना होगा? 12 AMU। ये कॉन्सेप्ट रहा था पहले, ऑक्सीजन को रेफरेंस माना गया था। पहले जो है ना, मास के लिए ऑक्सीजन को रेफरेंस माना गया था, तो लेकिन उसको हम लोग उसको जो है साइंटिस्ट लोग पहले बाद में हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि ऑक्सीजन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन में एक पार्ट करता है। और atomic mass unit give masses of most of element as whole number। मेन रीजन यही है कि बहुत सारे रिएक्शन में पहले ऑक्सीजन को लिया गया था, तो बाद में शिफ्ट हो गया कार्बन पे। तो ये समझ में आया कुछ मारिया? समझ में आया सालिक? जोया? यस सर तो हम लोग जो बात कर रहे थे मास की, मास का कॉन्सेप्ट कैसे आया? जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हम क्या बोले कि कार्बन एटम का जो मास रहेगा, कार्बन एटम का जो मास रहेगा उसको 12 भाग में डिवाइड करोगे, जो भी कार्बन एटम का मास रहेगा उसको 12 भाग में डिवाइड किए, जो जो मास आएगा उसको क्या बोलेंगे? 1 AMU। इसका एनालॉजी ले सकते हो कि मान लो कि तुम वाटरमेलन लिए, वाटरमेलन उसको 12 भाग में, 12 पार्ट में डिवाइड किए, 12 पार्ट में डिवाइड किए, उसका एक पार्ट को तुम बोल रहे हो कि, उसका 1 पार्ट को तुम बोल रहे हो कि ये तब हो गया। इससे हम और जो डिफरेंट
एलिमेंट है उसका 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 जो मास को हम लोग मेजर करेंगे, इसको एज ए यूनिट मान के। सेम ऐसे कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा तुमको पूछते हैं, तुम बताओ मास। तो हाइड्रोजन का मास कितना है? इसको पता है हाइड्रोजन का मास? 1, 1। कार्बन का? 12, नाइट्रोजन का? 14, क्लोरीन का? 18, क्लोरीन का मास होता है 35.5। अच्छा क्लोरीन का कैल्शियम का मास? 40, कैल्शियम का मास होता है 40। तो ये है। अब ये बताओ, कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी जो एटम है, अभी जो हम एटम का डिस्कशन कर रहे थे, कोई भी एटम जो है ना, कोई भी एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब वो सिर्फ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एटम जो है वो जनरली जो है वो कंबाइन करके अपने आपस में वन और मोर, टू और मोर एटम्स combine with each other and form molecule। जनरली जो एटम जो है वो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। एटम, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ ली एटम क्या होता है, लेकिन वो जो एग्जिस्ट करता है नेचर में वो एज ए मॉलिक्यूल करता है, एज ए मॉलिक्यूल करता है। तो यह एक बात हुई। दूसरी बात है कि फॉर एग्जांपल तो मान लो हम बात करते हैं कि अब, हाँ अब तो हम एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसके एटम जो है इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। उसमें है वो नोबल गैसेस। जितना भी नोबल गैसेस है उसका एटम जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। उसको हम लोग बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलिए, बोलिए क्या बोलते हैं? अरे सालिक, यस सर। मोनो एटॉमिक के एग्जांपल अभी लीजिए। आर्गन और हीलियम, आर्गन और हीलियम, और भी जितना भी और अदर अदर नोबल गैस जितना भी है। उसी तरह से उसी तरह से जो एलिमेंट का एटम डाई एटॉमिक एग्जिस्टेंस में है, मतलब दो एटम मिलके वो एग्जिस्ट कर रहा है, डायटोमिक एग्जिस्टेंस है उसका, डायटोमिक। उसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा? सबसे प्राइम एग्जांपल आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, जो जिसका एग्जिस्टिंग फार्मूला क्या है? O2। उसी तरह से आ जाएगा हाइड्रोजन, फार्मूला क्या है? H2। उसी तरह से आप बात कीजिएगा नाइट्रोजन का, N2। क्लोरीन, Cl2। इसी तरह से अब एक ऐसा भी आपका एलिमेंट है जिसका एटम टेट्रा एटॉमिक एग्जिस्टेंस है इसका। ये आपको पूछ सकता है कोई एंट्रेंस में। बताइए टेट्रा एटॉमिक एग्जिस्टेंस किसका है? बताइए अली। सालिक, टेट्रा एटॉमिक एग्जिस्टेंस किस एलिमेंट का है? किस एलिमेंट के एटम का है? सर फोस्फोरस। क्या? फॉस्फोरस। तो फॉर्मूला हो जाएगा P4। ये हो गया आपका। इसी तरह से कुछ ये तो जितना भी इधर लिखे ना, ये सारा क्या था? नॉन मेटल था। क्या था? एलिमेंट यहाँ लिखे हैं सारा नॉन मेटल था। तो कुछ मेटेलिक, कुछ मेटल्स भी हैं। कुछ मेटल्स, जैसे मेटल्स में क्या आ जाएगा आपका? सोडियम,
इनका एग्जिस्टेंस जो मोनोएटॉमिक है, ये भी मोनोएटॉमिक है। आयरन, इसका भी एग्जिस्टेंस मोनोएटॉमिक। अब एल्युमिनियम मान लीजिए, इसका भी एग्जिस्टेंस मोनोएटॉमिक है। कॉपर, उसका एग्जिस्टेंस मोनोएटॉमिक है। तो ये आपको जो मैं बता रहे थे, तो ये एक एलिमेंट में एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस है। इसी तरह से एक कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड क्या होता है, जब टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली following laws of chemical reaction and it forms compound। समझे इसको? कंपाउंड क्या होता है, दो और उससे ज्यादा एलिमेंट जो केमिकली कंबाइन करता है फॉलोइंग द लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो लॉ आपको स्टार्टिंग में तो बताया हम, तो क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड। कंपाउंड बोलते हैं कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर। वाटर क्या है, वाटर क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड। हाँ, एमोनिया क्या है, एमोनिया का फॉर्मूला बोलिए। NH3 क्या है, NH। इसमें N क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तीन हाइड्रोजन का आइटम है, एक एटम जी। नाइट्रोजन का रहेगा। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आता है आयन का। आयन का कॉन्सेप्ट आने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। एक चीज मैं बताना चाह रहा था, और अभी मैं एक चीज और बताऊंगा। व्हाइट बोर्ड, तुम साले कुछ बोल रहे हैं आप। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एरेज करूंगा। एक्चुअली मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो मुझे उतना आइडिया है नहीं। एरेज कैसे करेंगे? तो अब एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है। बात है, पिन देखना पड़ेगा। कोई एक एलिमेंट है, अगर मान लीजिए ए, कोई एक एलिमेंट ए है, तो इस एलिमेंट के सुपर स्क्रिप्ट में और सब स्क्रिप्ट में कुछ लिखा जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट में अगर इस अपर पोर्शन में जो सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? यहाँ जो लिखा गया है, सॉरी, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा और
डिटेल में आते हैं। एक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कोई भी एटम जो है, एटम पहले बोला गया है कि एटम इज इंडिविजुअल। डाल्टन साहब बोले थे एटम इज इंडिविजुअल, एटम को आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन फर्दर साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि नहीं, एटम को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एटम का भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एटम का में पाया गया कि मेजॉरिटी में 3 ऐसा पार्टिकल है जो डोमिनेंट है, बाकी बहुत सारा पार्टिकल है, लेकिन हम लोग 3 पढ़ेंगे। उसमें से एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। तो एक है इसमें एक ये चार्ज, इसमें एक मास। तो इलेक्ट्रॉन में जो पाया गया वो चार्ज है -1 यूनिट, जो यूनिट रहेगा उसका। इलेक्ट्रॉन की मास जो है वो कंपेरेबल, जब इससे कंपेयर किया गया 1 EMU से, 1 EMU से वो लगभग 1837 टाइम्स छोटा था। इस मास को हम लोग नेग्लिजिबल मान लिया और इसको हम लोग 0 मान लेते हैं मास को। प्रोटॉन का मास जो है वो, प्रोटॉन का चार्ज जो है वो +1 मानते हैं हम लोग, तो फाइंड किया गया एक्सपेरिमेंटली। और जो है इसका मास भी 1 EMU मानते हैं। तो न्यूट्रॉन का जो, न्यूट्रॉन जब नाम ही है न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रल, चार्ज 0 रहेगा, मास 1 रहेगा। यहाँ तक समझे आप लोग? हेलो, यस सर। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो अभी आपको हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा 12 से ज़्यादा शायद बोर्ड। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो सब। तो अभी आपको मैंने चार्ज और एटम, एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसका हम आपको चार्ज और क्या बताया, बताइए? मास। तो कोई एक बताओ हमको कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मास कितना मानते हैं? चार्ज -1, मास 0, और प्रोटॉन का, चार्ज +1, मास 1, न्यूट्रॉन का। चार्ज 0, मास 1। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको मैं इसलिए अब थोड़ा सा मैं आपको पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ एटम का। ये एक एटम है मान लीजिए, तो एटम का जो सेंटर पे जो रहता है, एटम pen is not working properly. Why the pen? सर Yes. Okay. Pen is not working, so I am finding how it works. So एटम जो है, मान लो कि ये एटम है, एटम का सेंटर पार्ट है, तो हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इधर इसका टोटल रिप्रेजेंटेशन तो मान लेते हैं कि एटम, एटम का ये क्या है, सेंटर पार्ट है। क्या है?
इस सेंटर पार्ट में एटम का क्या रहेगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? इसी तरह से उसका जो ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में। तो इसकी जो इसका जो अब बात, इसलिए ये थोड़ा सा आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आती है मास की, मास का जो कॉन्सेप्ट है, मास टोटली जो मास कॉन्सेंट्रेट होता है कोई भी एटम का, वो यहाँ रहता है इस पोर्शन पे। तो मास क्या हो जाएगा? कोई भी एलिमेंट का जो मास रहेगा, मास को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए। ठीक है। तो मान लो कि इस एलिमेंट में अगर मास लिखना होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, ये मास का हो गया फॉर्मूला। अब कोई भी उसी तरह से अब इसका आप एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला देखिएगा। एटॉमिक नंबर जो होता है वो कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर वो न्यूट्रल एटम है, अगर न्यूट्रल है तो बड़ा क्यों हो रहा है? एक मिनट। तो अगर वो एटम अगर न्यूट्रल है, मान लो एटम अगर न्यूट्रल है तो वो नंबर एटॉमिक नंबर हम लोग क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एटम पर न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो यहाँ तक ये जो कॉन्सेप्ट था ये ठीक था। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो है जो आपका बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। किसको पता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल? किसको पता है क्या बोले सर? कॉन्सेप्ट ऑफ मोल? नहीं मालूम। आप ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। टाइम कितना हो गया आपका क्लास का? 6:30 से स्टार्ट हुआ था। 30। आप लोग टाइम है ना अभी? और कोई क्लास नहीं है ना अभी? नो सर। एक कॉन्सेप्ट में आपको बताना चाह रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये है मोल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल आप मैं एक छोटा सा एक रिएक्शन लिखता हूँ पे, इसको समझिएगा अच्छे से। 2s2 प्लस O2 2s2 प्लस O2 फॉर्म्स 2s2O। इससे आप क्या इंटरफेयर करते हैं इस रिएक्शन से कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रिएक्ट किया है दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाया है? दो मॉलिक्यूल वाटर बनाया है। उसको फिर से जो हम जो बोले कोई बोलिए। दो मॉलिक्यूल
हाइड्रोजन का हम्म, रिएक्ट क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एक का। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का यहाँ पे कुछ है, सामने कुछ है, इसका है कुछ नहीं, वन है तो एक मॉलिक्यूल हो ना, हाँ, एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाया है, 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाया है। वाटर। तो अब अगर इसको मास के रिस्पेक्ट में देखें हम अगर, तो ये क्या हो गया, 4 4 u mass of hydrogen react with 32 u mass of oxygen to form 36 gram of water, 36 u of water। इसे समझे आप? यस। तो मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन गैस का, वो कितना है, 2u। ये बताइए, तो अगर इस u के जगह आप रिमूव करके अगर ग्राम लगा दिए, क्या लगा दिए, ग्राम। इस u का आप मास जानते हैं कितना होता है, इस इस u का इस u यूनिट का इक्वल टू कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होता है, 1.67। इतना। इस u को हम लोग कितना बोलते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। जो हम लोग बोलते हैं ना कि कार्बन का जो मास रहेगा उसको 12 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा, उसी को बोलते हैं 1u। तो 12 से डिवाइड करने पे जो एक्चुअल मास जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कितना आता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास जो होता है कितना होता है, वो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 2u। 2u। अगर इस 2u के जगह अगर हम ग्राम लिख दिए, 2 ग्राम, तो ये क्या हो गया, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। कितना हो गया, अब मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये बोलिएगा कि ये एक मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 2 ग्राम, 2u। एक मोल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मास है 2u, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम। तो ये दोनों में अंतर क्या है कि 1 मॉलिक्यूल में तो 1 मॉलिक्यूल होगा, लेकिन 1 मोल में एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम का 1 मोल में कितना एटम या कितना मॉलिक्यूल रहेगा, वो रहेगा एक नंबर आपको बताते हैं। एक नंबर है 6.67। (6.022 into 10⁻⁻23). एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया किसी भी कंपाउंड का अगर एक मोल में जो है वो इतना मॉलिक्यूल या पार्टिकल होता है। ये चीज जैसे फॉर एग्जांपल आप थोड़ा समझने में हो सकता है टाइम लगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ले स्क्रीनशॉट, लिए स्क्रीनशॉट। यस सर। Yes, sir. मैं बोल रहा था कि मोल मोल हम क्या बोल रहे थे कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल का मास होता है 1u, हाइड्रोजन का 1 मोल का मास होता है 2u, हाइड्रोजन का 1 मोल का मास होता है 2 ग्राम। तो इस 2 ग्राम का मतलब हुआ, इस 2u का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ, 2u। अब जब हम बोल दिए यहाँ पे u के हटा के g लगा दिए तो हम लोग बोलते हैं 1 मोल। तो इसमें जो है कितना मॉलिक्यूल रहेगा, वो मॉलिक्यूल रहेगा 6.022 into 10⁻23।
ये याद कर लो, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं उसको? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर। तो कोई भी मास, किसी भी एलिमेंट का मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास या फिर किसी भी कंपाउंड का मास में अगर यू हटा के एटॉमिक मास यूनिट का या फिर यू हटा के अगर तुम ग्राम कर दिए तो उस मास को हम लोग बोलेंगे उस कंपाउंड का मोलर मास, या उस एलिमेंट है उस मोलर मास बोलेंगे। मान लो वाटर है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 18 यू। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे सर हैं? ये वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास हुआ। अगर इस यू को हटा के अगर 18 ग्राम कर दिए हम, तो ये क्या हो गया? वाटर का 1 मोल का मास हो गया। कितना हो गया? वाटर का 1 मोल का मास हो गया। इस 1 मोल का मीनिंग ये होता है कि इस 1 मोल में कितना एटम हो, कितना मॉलिक्यूल होगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। का मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का जो वेट होगा वो 18 ग्राम होगा। कितना होगा? समझे आप लोग? yes, sir. थोड़ा सा सफी सफी था ना कोई? पार्टिसिपेंट। तो ये हो गया 18 ग्राम। तो एक छोटा सा हम क्वेश्चन देते हैं आपको, उसका ज्यादा हम पढ़ा नहीं करेंगे। ये बताओ मारिया कि हीलियम का मास कितना होता है? हीलियम का मास कितना होता है? बोलो। 4। 4 4 यू। तो अब इस यू को हटा के अगर हम जी कर दे तो क्या हो जाएगा? हीलियम का ये क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। 1 मोल का मास हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना कितना मोल होगा? कितना मोल होगा? ये 13 मोल ऑफ मतलब 52 डिवाइड बाई 4 करोगे तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर्स ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि मास गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास। yes, sir. उसी तरह से अगर तुम कि बस और क्वेश्चन हम करके ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तुमको हम क्या बोले कि एक मोल मास में कितना कितना ये नंबर एवोगाड्रो नंबर। जी सर। कोई भी एक मोल एक कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल का एक मोल में कितना कंस्टिट्यूएंट होता है? कितना इतना होता है? 6.022 into 10 की पावर 23। 23। क्वेश्चन ये है कि 12.044 इंटू 10 के पावर 23 हीलियम एटम में कितना है? क्या है? हीलियम हीलियम तो इसमें ये कितना मोल हुआ? तो एक मोल में कितना होगा? तो इतना में कितना मोल होगा? 2 into 10 23। तो इसको मतलब मान लो कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 को हम लोग एक मोल बोलते हैं, तो इतना तो कितना मोल बोलेंगे? 2 मोल बोलेंगे। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल का फॉर्मूला अगर एवोगाड्रो नंबर के कॉन्सेप्ट में होगा तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर तो गिवन नंबर कितना दिया हुआ है? 12.044 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.22 into 10. 0.22 इंटू 10 की पावर -23। तो ये तो कट गया, Yes. तो ये कुछ डिवाइड हो गया, इसका मतलब 2 मोल आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपका आ सकता है
उसी तरह से कुछ क्वेश्चन है, मैं आप ऐसे ही पूछता हूँ, ऑरली पूछता हूँ। अच्छा बताओ कि एक मोल ऑक्सीजन का कितना होगा मास? एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना? हेलो, मारिया, Yes, sir. एक मोल ऑक्सीजन का नाम एक मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का O2 का मास कितना होता है? 16. 16. ऑक्सीजन का नहीं, O2 का मास। O2 ऑक्सीजन गैस 2. O2 कितना होता है? 32 जी सर 32. 32 U होगा ना मास, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। जी सर. तो U को अगर हटा के G कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक बोलो 32 ग्राम। जी सर 32 ग्राम. तो अब इसी के एक सवाल हमको पूछते हैं तुमको कि ये बताओ कि 0.5 मोल मतलब आधा मोल नाइट्रोजन गैस में कितना मास होगा? नाइट्रोजन U 0.5 ऑफ नाइट्रोजन मास कितना होगा? 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। पहले ये बताओ कि नाइट्रोजन का मास कितना होगा? नाइट्रोजन गैस का मास 15 N2 8 28 क्या? U U तो 28 U तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल का एक मोल का मास कितना होगा? U बढ़ा के क्या करना? जी डालना है सर. G डालना है। तो ये एक मोल का मास होगा, क्या हुआ मास? 1 मोल. तो आधा मोल का मास कितना होगा? 14 ग्राम। जी सर. आंसर हो गया। ठीक है, समझे इसको आप? Yes, sir. उसी तरह से क्वेश्चन है, तो इस तरह से जितना क्वेश्चन है सब कर लेना है। एनसीईआरटी अगर क्लास 9 क्लास का एनसीईआरटी है उसमें कुछ क्वेश्चंस है, सारा कर लेना है। हम डाल देंगे वो जो पीडीएफ है, एक साइंस बुक का पीडीएफ है, उसमें चैप्टर नंबर 3 में 3.4 एक्सरसाइज करके है, 3.3 है, पीडीएफ डाल देंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज में जाके आप देखिएगा, तो उसमें जो है ना 10 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, 9 ये सब कर लेना है। ठीक है, ठीक है। फिर कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा सर. मारिया जो एक और था वो चला गया। चलो ठीक है फिर, ठीक. खुदा हाफिज।